कल्पना कीजिए, एक ऐसी नगरी जहां सुबह की पहली किरण जब महलों की दीवारों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सदियां फिर से जीवित हो उठी हो। जहां एक तरफ बेतवा नदी अपनी शांत धारा के साथ बहती है और दूसरी तरफ खड़े हैं विशाल महल, किले और मंदिर जिन्होंने राजाओं का वैभव भी देखा है और साम्राज्यों का पतन भी। जी हाँ दोस्तों, यह है ओरछा, एक ऐसा शहर जिसे देखने पर सिर्फ इतिहास दिखाई नहीं देता बल्कि इतिहास महसूस होता है। इन दीवारों के बीच कभी बुंदेला राजाओं की सत्ता गूंजती थी, इन गलियों से सेनाएं गुजरी थी और चारों तरफ सिर्फ घोड़ों की टापें ही सुनाई पड़ती थी। इन मंदिरों में सदियों से भक्ति की परंपरा जीवित है और इन महलों की खामोशी आज भी अपने भीतर कई अनकही कहानियां छिपाए हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बेतवा के किनारे बसाई गई यह छोटी सी नगरी इतनी महान कैसे बनी? किसने इसे बुंदेलखंड की पहचान बनाया और क्यों ओरछा के इतिहास में सत्ता, युद्ध और भक्ति तीनों का इतना गहरा मेल दिखाई देता है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम लौटेंगे कई सदियां पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां तलवारें सत्ता का फैसला करती थी, राजा अपने साम्राज्य के लिए युद्ध करते थे और पत्थरों पर बनाई गई इमारतें आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास लिखती थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह यात्रा सिर्फ ओरछा घूमने की नहीं बल्कि ओरछा को जानने की यात्रा है। तो स्वागत है आप सभी का उस नगरी में जहाँ इतिहास आज भी सांस लेता है, जहाँ नदी के किनारे खड़ी पत्थर की छतरियाँ किसी पुराने राजवंश की कहानी सुनाती है और जहां विशाल महलों की दीवारों पर सदियों पुराने चित्र आज भी दिखाई देते हैं। साथ ही यहाँ के मंदिर में भगवान राम को सिर्फ भगवान नहीं बल्कि राजा माना जाता है और जहां एक ही परिसर में आपको राजपूत स्थापत्य, मुगल प्रभाव, मंदिर वास्तुकला और बुंदेली संस्कृति का अनोखा मेल भी देखने को मिलता है। दोस्तों, जब भी आप ओरछा की गलियों में घूमेंगे तो ऐसा लगेगा मानो जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो और पत्थरों में बंद सदियों पुरानी कहानी आज भी हमसे कुछ कह रही हो। शायद यही ओरछा की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहां आपको इतिहास पढ़ाया नहीं जाता बल्कि इतिहास महसूस करवाया जाता है। इस नगर का इतिहास किसी एक इमारत में बंद नहीं है बल्कि पूरा शहर ही एक हिस्ट्रिकल लैंडस्केप की तरह दिखाई देता है। एक तरफ किला, दूसरी तरफ मंदिर, तो एक तरफ राजमहल तो कहीं राजाओं की छतरियां और इनके बीच बहती बेतवा नदी जो एक अलग तरफ का लैंडस्केप यानी भूभाग प्रस्तुत करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरछा नाम के अर्थ की। तो ओरछा नाम को लेकर एक लोकप्रिय व्याख्या यह है कि यह नाम बुंदेली शब्द ओरछा यानी पुराने स्थानीय प्रयोग से जुड़ा है, जिसका अर्थ छिपे हुए या दूरस्थ स्थान से जोड़ा जाता है। साथ ही यह नाम इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से भी मेल खाता है, क्योंकि यहाँ के चारों तरफ जंगल, नदी और प्राकृतिक ऊंचाइयां छिपी है और इनके बीच बसा एक ऐसा नगर है जिसे बाहर से देखना कभी आसान नहीं रहा होगा। ओरछा नगर के इतिहास की बात करें तो इसका शुरुआती इतिहास बुंदेला राजवंश से जुड़ा हुआ है। 16वीं सदी में बुंदेला शासक रुद्र प्रताप सिंह ने इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाया और ओरछा के विकास की नींव रखी। बाद में उनके पुत्र भारती चंद के शासनकाल में राजधानी गढ़कुंडार से ओरछा स्थानांतरित की गई थी और इस राजधानी को यहाँ स्थानांतरित करने के पीछे जो एक महत्वपूर्ण कारण था वो था सुरक्षा, क्योंकि बुंदेलखंड की भौगोलिक परिस्थितियां और बेतवा नदी के आसपास का क्षेत्र एक प्राकृतिक डिफेंसिव एडवांटेज प्रदान करता था। बाद में यहाँ पर धीरे धीरे महल बने, मंदिर बने और किले मजबूत होने लगे और यहाँ पर एक नई राजनगरी आकार लेने लगी। और यह वही समय था जब ओरछा सिर्फ एक बस्ती नहीं रहा, ये बुंदेली सत्ता का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बन गया। बुंदेला राजाओं का इतिहास केवल महलों और मंदिरों की कहानी नहीं है बल्कि उनके संघर्षों की भी एक महत्वपूर्ण दास्तान है। मध्य भारत में उस समय अलग अलग शक्तियां सक्रिय थी, उनमें राजपूत राज्यों के बीच आपस में संघर्ष हुआ करते थे। मुगल साम्राज्य का प्रभाव बढ़ रहा था और बुंदेला शासकों को अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय शक्ति दोनों को बनाए रखना था। इसी राजनीतिक वातावरण में ओरछा का महत्व लगातार बढ़ता गया। लेकिन ओरछा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से आता है राजा वीर सिंह देव बुंदेला का शासनकाल। राजा वीर सिंह देव का नाम ओरछा के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। यूनेस्को के ऐतिहासिक विवरण के अनुसार वीर सिंह देव का मुगल युवराज सलीम से राजनीतिक संबंध बना। सन 1602 में अबुल फजल की हत्या की घटना के बाद वीर सिंह देव का नाम मुगल राजनीति में प्रमुखता के साथ सामने आया। बाद में जब यह मामूली सा शासक सलीम जहांगीर बना तो वीर सिंह देव को ओरछा का शासक बनाया गया और इसके बाद शुरू हुआ ओरछा का एक शानदार स्वर्णिम युग। बुंदेला राजवंश के राजा वीर सिंह देव केवल एक योद्धा और शासक ही नहीं थे, वे एक बड़े निर्माणकर्ता भी थे। उनके समय में ओरछा में ऐसे भवन और मंदिर बने जिन्होंने बुंदेला स्थापत्य को एक अलग पहचान दी और इसी स्थापत्य की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ का जहांगीर महल। दोस्तों, अब हम पहुँचते हैं ओरछा के सबसे ऐतिहासिक क्षेत्र में यानी ओरछा किला परिसर में।
बेतवा नदी के पास स्थित यह विशाल कॉम्प्लेक्स कई ऐतिहासिक इमारतों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इस परिसर के सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में शामिल है यहाँ का राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम राज्य मंदिर और यहाँ के राजाओं की छतरियाँ। ओरछा के किले में मौजूद राजा महल बुंदेला स्थापत्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस महल की आर्किटेक्चर में राजपूत परंपरा और मुगल प्रभाव दोनों दिखाई देते हैं। इस महल के अंदर की दीवारों और छतों पर बने मोरल्स इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। इन चित्रों में धार्मिक कथाएं, राज दरबार, प्रकृति और विभिन्न डेकोरेटिव मोटिव्स दिखाई देते हैं। यानी राजा महल सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये एक प्रकार की पत्थरों और रंगों में लिखी हुई इतिहास की किताब थी। और अब ओरछा की पहचान बन चुके हम उस मोन्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम भारत के सबसे प्रसिद्ध मुगल सम्राटों में से एक के नाम पर पड़ा है, और वो नाम है यहाँ का जहांगीर महल। यह महल बुंदेला और मुगल स्थापत्य के बीच कल्चरल इंटरेक्शन का एक शानदार उदाहरण है। इसे राजा वीर सिंह देव के शासनकाल से जोड़ा जाता है और यह सम्राट जहांगीर के ओरछा आगमन के संदर्भ में प्रसिद्ध है। पत्थरों से बनी यह इमारत सिर्फ एक महल नहीं बल्कि बुंदेला स्थापत्य, राजसी वैभव और मुगल बुंदेला संबंधों की एक महत्वपूर्ण कहानी को अपने भीतर समेटे हुए है। 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बुंदेला शासक महाराजा वीर सिंह देव के शासनकाल में इस महल का निर्माण कराया गया था, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका स्थापत्य। इस महल के चारों तरफ दिखाई देते हैं विशाल बुर्ज, मेहराबें, छतरियां और गुंबदनुमा संरचनाएं। यहाँ आपको राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का एक ऐसा संगम दिखाई देता है जो ओरछा की वास्तुकला को बाकी ऐतिहासिक इमारतों से अलग पहचान देता है। महल की विशाल संरचना को इस तरह तैयार किया गया था कि इसके अलग अलग हिस्सों में हवा और रोशनी का बेहतर प्रवेश हो सके। ऊपर बनी छतरियां केवल सजावट का हिस्सा नहीं थी बल्कि राजपूत स्थापत्य की पहचान थी। वहीं दूसरी ओर मेहराबों और गुंबदों में मुगल स्थापत्य का प्रभाव भी साफ साफ दिखाई देता है। कभी इन गलियारों में राजसी गतिविधियां होती होंगी, कभी दरबार सजते होंगे और कभी इसी ऊंचाई से राजा अपनी राजधानी ओरछा के विशाल दृश्य को निहारते होंगे। हालांकि आज के दौर में यह समय बदल चुका है, राजसी शानो शौकत बीते युग का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन जहांगीर महल अब भी अपनी ऊंची दीवारों के साथ उसी इतिहास का गवाह बनकर खड़ा है। और जब सूरज की रोशनी इनकी दीवारों पर पड़ती है तो लाल भूरे पत्थरों से बना यह महल ऐसा दिखाई देता है मानो इतिहास का कोई अध्याय आज भी हमारे सामने खुला हुआ हो। जहांगीर महल हमें सिर्फ एक राजा और दूसरे राजा की कहानी नहीं बताता, यह हमें उस दौर की कहानी बताता है जब राजनीति, वास्तुकला और सत्ता तीनों मिलकर इतिहास का निर्माण कर रहे थे। और शायद यही वजह है कि ओरछा आने वाला हर व्यक्ति जब इस महल के सामने खड़ा होता है तो वह केवल एक पुरानी इमारत नहीं देखता, वह देखता है बुंदेलखंड के उस गौरवशाली दौर की एक जीवित निशानी जो आज भी समय के सामने अडिग खड़ी है। ओरछा किले के परिसर में मौजूद शीश महल भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संरचना है। आज इसकी पहचान मुख्य रूप से हेरिटेज एकोमोडेशन के रूप में भी होती है, लेकिन इसके पीछे का स्थापत्य हमें उस दौर के राजसी जीवन की झलक देता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ओरछा की सबसे अनोखी कहानी महलों से नहीं बल्कि एक मंदिर से जुड़ी है, और वो है यहाँ का राम राजा मंदिर। यह मंदिर भारत के उन प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है जहाँ भगवान राम को भगवान के तौर पर नहीं बल्कि एक राजा के तौर पर पूजा जाता है, और हर एक दिन शाम के समय उन्हें सैनिकों द्वारा बंदूक की सलामी भी दी जाती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ भगवान राम की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है, और इसी कारण यहाँ की धार्मिक परंपरा ओरछा की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, राम राजा मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा रानी गणेश कुंवरी से संबंधित है। कहा जाता है कि रानी भगवान राम की परम भक्त थी। उन्होंने भगवान राम की मूर्ति को ओरछा लाने के लिए अयोध्या की यात्रा की थी। लोक परंपरा के अनुसार भगवान राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके साथ ओरछा आने की सहमति दी, लेकिन एक शर्त रखी, जहां उन्हें पहली बार स्थापित किया जाएगा वे वहीं विराजमान रहेंगे। रानी जब ओरछा वापस लौटी तब परिस्थितियों के कारण रामलला को पहले जिस स्थान पर रखा गया वही स्थान उनका अस्थायी निवास बन गया, और यही स्थान आज राम राजा मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। राम राजा मंदिर के ठीक सामने दिखाई देता है चतुर्भुज मंदिर। नाम से ही स्पष्ट है कि चतुर्भुज अर्थात चार भुजाओं वाले भगवान, यानी कि यह विशाल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला को देखकर पहली नजर में ही महसूस होता है कि यह सामान्य मंदिरों से काफी अलग है। यहाँ के ऊंचे प्राचीर, विशाल प्रवेश द्वार, ऊर्ध्वाधर शिखर और किले जैसा एहसास इसे ओरछा के सबसे विशिष्ट धार्मिक मोन्यूमेंट्स में शामिल करते हैं। कहा जाता है कि इस चतुर्भुज मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में भगवान राम की मूर्ति के लिए किया गया था,
लेकिन बाद में परिस्थितियों के कारण रामलला वर्तमान राम राजा मंदिर में विराजमान हुए। यानी जिस मंदिर को भगवान राम के लिए बनाया गया था वहाँ आज भगवान विष्णु की चतुर्भुज रूप में पूजा की जाती है। अब बारी है ओरछा की पहाड़ी पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर की, जो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों में अपना विशेष स्थान रखती है। अब महलों और मंदिरों से निकलकर चलते हैं उस नदी की ओर जिसने ओरछा की पहचान को एक अलग रूप दिया है, और वो है यहाँ की बेतवा नदी। ओरछा और बेतवा का संबंध केवल भौगोलिक नहीं है। इस नदी ने इस नगर को प्राकृतिक सुंदरता दी, सुरक्षा प्रदान की और धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। सुबह के समय जब सूर्य की किरणें बेतवा के जल पर पड़ती है और नदी में ओरछा के प्राचीन महलों की परछाइयां दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है मानो इतिहास स्वयं नदी के भीतर उतर आया हो। और इसी बेतवा नदी के किनारे दिखाई देती है ओरछा की प्रसिद्ध छतरियां। ये छतरियां बुंदेला राजाओं और राज परिवार के सदस्यों की स्मृति में बनाई गई एक स्मारक संरचना है, जहाँ के ऊंचे चबूतरों पर बनी इन छतरियों की स्थापत्य शैली ओरछा के पूरे दृश्य को एक अलग पहचान देती है। जब सुबह की पहली किरणें इन पत्थरों पर पड़ती है तो इनकी परछाई बेतवा नदी के जल में दिखाई देती है और सूर्यास्त के समय यही छतरियां सुनहरी आभा से भर जाती है। इसी कारण ओरछा की छतरियां केवल ऐतिहासिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि पूरे नगर के सबसे सुंदर दृश्यों में भी शामिल है। इन सभी ऐतिहासिक स्मारकों को देखने के बाद अब मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ओरछा की स्थापत्य कला इतनी अलग क्यों दिखाई देती है। इसका उत्तर छिपा है विभिन्न स्थापत्य परंपराओं के मेल में। ओरछा के महलों और मंदिरों में आपको राजपूत स्थापत्य की विशेषताएं दिखाई देती है। इसके साथ ही मुगल स्थापत्य का प्रभाव भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऊंची दीवारें, विशाल मेहराबें, गुंबद, छतरियां, आंतरिक आंगन, मजबूत किलेबंदी और मंदिरों की पारंपरिक संरचना, इन सभी का मेल यहाँ एक ऐसी स्थापत्य शैली को जन्म देती है जिसे बुंदेली स्थापत्य की विशिष्ट पहचान माना जाता है। यही कारण है कि ओरछा केवल ऐतिहासिक नगर नहीं है, यह भारतीय स्थापत्य के विकास को समझने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक प्राचीन राजनगरी है, ये एक धार्मिक नगर है, यह बुंदेला इतिहास की जीवित पुस्तक है, यह स्थापत्य कला का अनोखा उदाहरण है और यह बेतवा नदी के किनारे पर बसा एक प्राकृतिक नगर है। साथ ही यह उस भारत की याद दिलाता है जहां अलग अलग सांस्कृतिक प्रभाव ने मिलकर एक नई कला और स्थापत्य परंपरा को जन्म दिया था। तो दोस्तों, अगली बार आप जब मध्य प्रदेश की यात्रा करें तो सिर्फ यहाँ से गुजरिए मत। बेतवा नदी के किनारे कुछ पल रुकिए, ओरछा के महलों को देखिए, उनकी दीवारों पर बने चित्रों को देखिए, राम राजा सरकार के दरबार में जाइए और फिर स्वयं से पूछिए इतने छोटे से नगर में इतना बड़ा इतिहास आखिर कैसे समा गया। यही है ओरछा, बुंदेलखंड की वो राजनगरी जहाँ इतिहास आज भी जीवित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।